बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम. मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक. मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन हमारे यहाँ हुआ था, समिट. और जिस तरीक़ा से जो भी हुआ वो सब लोगों ने देखा, मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है. जिस तरीक़ा से चाइना ने बनाया हुआ एक मॉडल, कुत्ते का मॉडल, और वो रोबोट के इस पे यहाँ पे ले आया और पहले सबसे कहा कि वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बनाया है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसका स्टैंडर्ड ऐसा है, वैसा है, वैसा है. और जब पता चला सब चाइनीज़ ने, तो इतना उनके बुरी हाल हो गई और आयोजकों ने बोला कि तुम तुरंत यहाँ से खाली करो. ये इस तरीक़ा से नौबत क्यों आती है और क्यों ऐसे करना चाहिए कि जो अपन ने नहीं की चीज़, तो उस चीज़ को अपने नाम पे खपाने की क्या ज़रूरत है. नहीं हो रहा. देखो, मुझे एक याद है कि जब मैं MBSc में था, मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस का कुछ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें मैं काम कर रहा था, रिसर्च प्रोजेक्ट था. तब मुझे पता चला कि वो तो प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं, और लेकिन फिर मैंने जब उल्टे सिल्टे स्टेटमेंट ये किया है रिजल्ट ला के, तो मेरा काम हो गया. और उसके बाद में किसी को PhD भी हो गई. खैर छोड़ो, मुझे उसमें जाना नहीं. लेकिन एक यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी वेटरनरी, इज्जत नगर में, हमारी ऑल इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी. वहाँ पे बहुत सारा रिसर्च चलते रहता है और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस का नाम भी है. अमेरिका में उसी प्रकार से कुछ इंस्टीट्यूशंस का वहाँ पे भी रिसर्च चल रहा था. वहाँ का जितना भी रिसर्च हो गया, वो यहाँ पे आके कुछ लोग हमारी चोरी करते थे और अपने नाम पे पेपर पब्लिश करते थे. ये सब चलते रहा बहुत दिन तक. अमेरिका ने इंडिया को लिखा, कोई जवाब नहीं कि भाई तुम्हारे यहाँ के जो रिजल्ट्स में और हमारे रिजल्ट्स में जस्ट सिमिलर है, आप कौन सा यूज़ करते हैं, ये क्या यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं. अलग अलग एनिमल साइंसेस में बहुत कुछ रिसर्च होते रहता है. एक आंसर नहीं, दो आंसर नहीं, दोस्तों कंटिन्यूसली वो तुम्हें खबर लिख कर रहे थे, तुम्हें लेटर लिख रहे थे और तुम लोग उसको डस्टबिन में डाल रहे थे. एक दिन अमेरिकन टीम पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आई और राष्ट्रपति से मिले कि भाई तुम्हारे इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार से हो रहा है, हमने इतने सारे लेटर्स लिखे लेकिन तुम्हारे यहाँ से कोई खबर नहीं, ना कोई जवाब देते, और ये सब चल रहा है. उन्होंने इज्जत नगर में वो इंडियन वेटरनरी साइंस का, इंडियन ICAR के तहत ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और वेटरनरी रिसर्च था, इज्जत नगर की बहुत बड़ी लैब है, वहाँ पे वो उन्होंने गया. और जब देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, केवल टोपो मारते थे और इसकी नकल उतार के बड़े बड़े रिसर्च पेपर पब्लिश होते थे और अपने नाम पे सब खवाते थे. ये जब पूरा का पूरा जब उनके ध्यान में आ गए, तो पूरे लोगों की जो भी टीम थी उनको सब सस्पेंड किया गया, टर्मिनेट हुए, नहीं मालूम मुझे. लेकिन ऐसी नौबतें क्यों आती है, नहीं आनी चाहिए. और जब तुम्हें काम करना है तो सही ढंग से काम करो, अच्छे काम करो, और जिससे कुछ लगे कि भाई हमने किया. हमने भी बहुत रिसर्च किया. मैं भी जब एनिमल हस्बेंड्री से, तो मैं MBSc था, उसके बाद में मैं सर्विस में भी बहुत रिसर्च किया. मेरे कुछ पेपर्स भी पब्लिकेशंस हुए. लेकिन हमें ऐसे झूठ का कोई सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. जब अच्छे रिसर्च हुआ, आज भी हमारे नाम पे काफ़ी अच्छा रिसर्च है. तो कहने का मतलब मेरा ये है कि तुम इस तरीक़ा से घिनौनी हरकतें क्यों करते हो. और जब मालूम है कि तुम्हें नहीं आता तो नहीं आता, होता तो आता है तो आता है, जो झूठे. तो और यहाँ हमने ये तक देखा है कि जितने भी तुम्हारे यहाँ जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उसके लिए, जो रिसर्च के लिए, वो तो सब रेड मार्केट में से मिलता है. अपना रेड मार्केट मतलब जो भी सबसे सस्ते से सस्ती चीज़ है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. आज तुम्हारे यहाँ पे जितने भी ब्लड ग्रुप और जितने भी तुम्हारे टेस्ट होती है, तो उसमें से मुझे लगता है कि केवल 25 to 30% ही रिलायबल लैब है जहाँ से तुम्हें रिजल्ट्स बराबर मिलती है. अधिक पेशेंट इसलिए भी उनकी तबीयतें ज़्यादा ख़राब होती होगी क्योंकि उनके रिजल्ट्स बराबर नहीं है. और लैब से आए हुए रिजल्ट यदि जब गलती से हो, किसी आदमी को बोले कि पता नहीं चला, ऐसे कई रिपोर्ट्स आते हैं कि आज किसने किया, दूसरे लैब में और आया, तीसरे लैब में और आया, चौथे लैब में और आया. तो ये इस तरीक़ा से यदि जब हमारे रिज़ल्ट आते रहे और हमारा रिसर्च या हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस तरीक़ा से काम करे, तो हमने कैसे जीना चाहिए. तो ये बहुत ही एक बहुत बड़ा दुखदायक घटना हमारे यहाँ हुई है. उसके बाद में इंडिया ने पूरी की पूरी अपने नाक कटवा दी और हमें बड़ा बेइज्जती होना पड़ा. और चाइना ने हंस रहे थे, तुम्हें कि तुम्हारे रिसर्च पे हंस रहे थे. हमारे यहाँ की कई इंस्टीट्यूशंस है
केवल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा सा ये है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कुछ ना कुछ बताना पड़ता, बाहर से लोग आते हैं और तुम्हें करके बताना पड़ता, और वहाँ पे सब लोग देखते रहते हैं। लेकिन ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब से आई है तो वहाँ पे सब रईस बाप के बच्चे हैं, जिनके पास में बहुत डोनेशन दे के वहाँ होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ मिलती है, बड़े बड़े ये नाम के डिग्री मिलती है, लेकिन क्या असलियत में क्या होता है ये मैं नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है कि मेडिकल साइंसेज में जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हमारे काफ़ी मित्र वहाँ पे सीनियर प्रोफेसर करके वहाँ पे गए हैं, लेकिन उन लोगों ने काफ़ी पैसा ही कमाया। वहाँ पे उनका स्टैंडर्ड तो बहुत ही कम रहा। क्वेश्चंस और आंसर पूछने का जब वाइवा था, वाइवा किस तरीक़ा से होता था उन्होंने हमको बताया कि हमें क्या क्या देखना पड़ता है। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कम से कम जो भी करना है, जो नहीं कर सकते तो बोलो नहीं करने का, लेकिन जो भी करना है ईमानदारी से करना चाहिए। एक बहुत बड़ा किस्सा 2-3 दिन से चल रहा है, राहुल गांधी को मारने की, गोली मारने की वगैरह वगैरह बातें चल रही थी, काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। इस तरीक़ा से जब भी आदमी डरता है, वो तो कहते हैं कि जब डरा हुआ आदमी होता है वो किसी ना किसी अपना जो डर है किसी और को डराने की कोशिश करता है। जो आदमी उससे डरता ही नहीं तो वो आदमी को कोई किसी को डरा, तो कितना भी डरा है कुछ नहीं होगा। ये नियत है, यही बात है। आज हमें अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के लोगों ने डर नाम की चीज़ हमने निकाल दी, नहीं तो बिल्ली आड़ी गई, ये हुआ, वो अपशकुन हुआ, ये भगवान का ये हुआ, वो हुआ, उसमें हम लोगों ने इतना पैसा और अपनी एनर्जी वेस्ट किया और मानसिक रूप से भी हम लोग बड़े बीमार हो गए। ये कम से कम ये सब चीज़ें हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दी है, जिसके वजह से हमने अपने दिल में कार हमारे यहाँ से जो डर निकल गया। सेकेंडली हम लोगों ने जिस तरीक़ा से आज इन्वेस्टमेंट में हमारे बच्चों का एजुकेशन इन्वेस्टमेंट करके हम उसको करते हैं, और उसका निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फाइल हमें फ़ायदा होगा। हर एक के घर में आज हम लोग देखते हैं, हमारे बराबरी के लोग में बहुत सारे लोग गरीब हैं, इसको भी मैं मानता हूँ, लेकिन अधिकांश लोग आज जो हमारे गरीबी रेखा के ऊपर में आने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे लोग जुडिशरी हर जगह पे बड़ा अपना नाम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमने उसी तरह से सीख ली जो हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बताया। सबसे पहले हम लोगों ने जो भी हमारा जो डर था, दिमाग का जो डर था, वो निकाल दिया। हमारे पास से जितने भी भगवान थे सब निकाल के फेंक दिए, जिसके वजह से आज हम लोग अपनी जगह बना पाए हैं। तो आज जो भी लोग अभी जिस तरीक़ा से राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट में जितने भी क्वेश्चंस निकाले, वो फिर बहुत सारे हमारे यहाँ के मिलिट्री के जो हेड थे, उन लोगों ने जिस तरीक़ा से वो जो भी खुलासा किया कि चाइना में किस तरीक़ा से हम लोग हारे। एक्चुअली हम लोगों ने किस तरीक़ा से इवन बात तक नहीं कर रहे उस सब्जेक्ट पे, और जब बात कर रहे तो सब के सब राहुल गांधी को के ऊपर में सब चढ़ बैठते हैं। राहुल गांधी एक ऐसा आदमी आज इंडिया में है जो मोदी के और इन सब लोगों के आंखों में आके बात करके उस तरीक़ा से बात करता है कि जिसके वजह से लगता है कि नहीं तुम कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करो। इतना ही आवाज़ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का था, सब पूरा संसद घबराता था उनको। जब भी कभी कोई बात, जब संसद में कोई भी बिल आता था, और जिस तरीक़ा से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पूरा इतिहास बताते कहते थे कि भाई ये बिल इस तरीक़ा से इधर पेश किया तो उसके ये नुकसान हो गया, आने वाले दिनों में ऐसा होगा वैसा होगा, सब के सब सुनते थे। बहुत बार वह काफ़ी ऑर्थोडॉक्स भी लोग थे, लेकिन जब बाबा साहब की बात सुनने के बाद में उनको लगता था कि नहीं आज जो भी हम कर रहे हैं वो रियली आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही मजबूती से हमारा जनरेशन बढ़ेगा। लेकिन और जब वोटिंग में आते थे तो बाबा साहब के अधिकांश बिल 99% बिल वो पास हो जाते थे। कहने का मतलब यही है कि जो भी कभी आदमी सिंसियरली और सब जिससे काम करता है तो उसका निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। आज राहुल गांधी ने जिस तरीक़ा से बात की है वो निश्चित रूप से जो आज मोदी जी पूरे के पूरे सरेंडर हो गया। एक बात मुझे ये लगता है कि जिस वक्त से हम लोगों ने हमारी आज़ादी हो गई तो बहुत सारे कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे हमारे यहाँ कि जो हमारे कायदे के बीच में ऐसे पड़े हुए हैं कि अभी तक निकले नहीं। तो मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अभी इन लोगों को जैसे भी एक उदाहरण के तौर पर था, अभी मैं स्पेन में था, पुर्तगाल में था, वहाँ पे जितना भी ऑरेंजेस है आज जिधर उधर हमारे इंडिया में पूरे नागपुर में हर दुकान में तुम्हें वही के स्पेन के तुम्हें ऑरेंजेस मिलते हैं। इतना सा देश एक विदर्भ की इतना है, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड को वह संतरे पहुँचाता है। हमारे यहाँ इतना फॉरेस्ट पड़ा हुआ, इतनी खेतियाँ है, लेकिन हमारे यहाँ की जो भी लैंड एक्विजिशंस का एक्ट ऐसा बना के रखा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आधे से ज़्यादा लैंड ऐसी अनयूज्ड है।
आज हमारे यहाँ फॉरेस्ट में इतनी जगह पड़ी हुई है, फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट करके, और कुछ नहीं कर रहे वहाँ पे। ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई प्रोडक्शंस है, ना कुछ है। अरे ठीक है, कम से कम शेर के लिए बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो उसके लिए तो प्रबंध करो। ऐसा कुछ नहीं होता करके मुझे ऐसा लगता है कि बार हमें और दोबारा गुलामी में आना पड़ेगा या कर क्या, तब तक तो हमें सुधरेंगे नहीं। वो दिन नहीं आना चाहिए सभी लोगों ने। लेकिन ये लोग जिस तरीक़ा से अमेरिका से बातें चल रही है और जिस तरीक़ा से अमेरिका को हमने पूरे के पूरे सब ओपन डोर कर दिए, तो उसका ही मतलब ये हो रहा है कि आज ना कल हमें वो पुराने दिन और आने हैं। फिर दोबारा एक बार इसका स्वतंत्रता का आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन ये भी इतिहास में जमा रहेगा कि ये सब इन लोगों को जिन्होंने इनवाइट किया है, ये कौन थे, कैसे थे, इनका इतिहास क्या था, ये सब मालूम होने की तुम्हें ज़रूरत है। आज लखनऊ में एक सुल्तानपुर में राहुल गांधी जी गए, वहाँ पे कोई उनके ऊपर में डिफेमेशन का केस था। कोर्ट के सामने में पेशी थी, 20-25 मिनट वहाँ गए और सब का सब जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी और ये थे वो काफ़ी परेशानी में आ गए। उसके बाद में ये जैसा भी ये फंक्शन हो गया, उनका कोर्ट का काम हो गया। उन्होंने वो एक वहाँ सुल्तानपुर में एक मोची का दुकान था, जिन्होंने काफ़ी उसको मदद किए, हर तरीक़ा से उसको हेल्प किया। उसकी डेथ हो गई, उसके घर में उसका बच्चा भी बीमार था। उसने कहा कि भाई उसको दिल्ली ले आओ, जो भी खर्चा आएगा हम लोग उसको करेंगे। तो कम से कम इस तरीक़ा से ये एक राहत उन्होंने दी है। ईरान और अमेरिका का युद्ध सभी बहुत ही ऐसे निशाने पे आके बैठा है, हुआ है, चल रहा है। और अभी मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। इसलिए होगा क्योंकि दोनों भी सब प्रेस्टिजियस है। अभी कौन किसका है, और थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ में फिर कभी होने की संभावना है। इंडिया का रोल बहुत ही गंदा है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल में जा रहे हैं, और किस लिए जा रहे हैं, ऐसे आज जहाँ वॉर का सिचुएशन है, और ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे जाना और जिस तरीक़ा से मीटिंग है, तो खतरे से खाली नहीं है। मुझे नहीं मालूम उनका क्या उसके पीछे पॉलिटिक्स है और क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं जाना चाहिए था। तो चलो आज हम यही रुकते हैं, उसके बाद कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय भीम।